आप चल जाओ, मैं खींच आप खींचो। नहीं खींचो आप। सरस्वती वंदना के लिए बच्चे तैयार हैं। परमेश्वरी भगवती संगीत समंदर से स्वर ताल हमें दे दो, ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। भक्ति ना शक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं, तुम्हें याद सुनाने को मेरी मैया कुछ भी नहीं। गीतों के खजानों से एक गीत हमें दे दो, ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। आए हुए अतिथियों का हम स्वागत सत्कार करें। इसी की कड़ी में दो पंक्तियां। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। आप अतिथि आए वार्ताकार या इन्फ्लुएंसर बनकर, आप अतिथि आए वार्ताकार या इन्फ्लुएंसर बनकर आपका विद्यालय में अभिनंदन करते हैं, आपका विद्यालय में अभिनंदन करते हैं। के स्वागत के लिए साथी स्टाफ सदस्यों से निवेदन कि वे प्रोग्राम स्थल पर आ जाएं। विजय सिंह जी का मंच पर स्वागत है, आप मंच पर बताइए। विजय सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ के.सी. पांडा। नर्सिंग ऑफिसर उर्मिला विमान हैं, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। पवन मैडम।
उर्मिला जी के स्वागत, श्री योगेंद्र जी जाटवानी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। माधव जी, विष्णु जी के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। महेश जी, हाँ हाँ हमारे लिए सूर्य प्रकाश जी जो है आमंत्रित कर रहा हूँ भानु प्रसाद जी। जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पग से कुछ नहीं होता, पग से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन लेते हो, 12th कर ली कंप्यूटर एप्लीकेशन में, फिर आप 12th के बाद आप बीए की जगह बीसीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, और एमए की जगह एमसीए कर सकते हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। अब आपको जरूरी नहीं है कि एक ट्रेडिशनल बीएड करके टीचर बन गए और अपनी जिंदगी गुजार दी, ठीक है। बीसीए और एमसीए में अगर आप अच्छे कॉलेज में, रेप्यूटेड कॉलेज में हो, तो कैंपस प्लेसमेंट में आपको जो टेक्नोलॉजी के हब सिटी है, जैसे बेंगलोर है, आउट ऑफ वर्ल्ड है, उनमें अच्छा कैंपस प्लेसमेंट मिल सकता है। छोटे गांव के बच्चे अक्सर सूचना के अभाव में कुछ एक कोर्स ऐसे होते हैं जिनसे वंचित हो जाते हैं, लेकिन आजकल तो मोबाइल का जमाना है। 12वीं के बाद कुछ एक नॉन ट्रेडिशनल जॉब जैसे एयर होस्टेस, कमर्शियल पायलट, वो भी कर सकते हैं, जिनमें शायद मैथ की डिमांड होती है। इसके अलावा 11th में बीएससी 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है, एग्रीकल्चर। 12th एग्रीकल्चर से करके आप बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है। इसके अलावा डिफेंस क्षेत्र में जाने के लिए 12th के बाद एनडीए में भी एडमिशन ले सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जैसे यूपी खड़गवासला में है। उसमें आप डिफेंस के तीनों सेक्टर, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जा सकते हैं। तो मैं आपको आज इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ कि एक जमाना 10 साल पहले था जब बच्चों को ये नहीं पता था कि हम 11वीं 12वीं कॉलेज करके करेंगे क्या, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है, साथी कर रहा है बीएससी हमने कर ली, साथी कर रहा है बीएड हमने भी कर ली, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, नए नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल जॉब वही करो, बहुत अच्छा स्कोप है। आजकल छोटे गांव के बच्चे भी अच्छी जगह सेटल हो गए, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर सूचना मिलती है। इसलिए तो मैं आज जो मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वो थोड़ा सजग रहे, थोड़ा जागरूक रहे अपने करियर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
सत्यनारायण जी ने आपको विभिन्न फील्ड में कैसे कैसे बता सकते हैं, एग्रीकल्चर का में भी बताया उन्होंने, और आईटी सेक्टर है उसमें भी उन्होंने बहुत सारे स्कोप बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं उनके बारे में बताया, एडवांस जॉब्स हैं उनके बारे में भी बताया। नो डाउट आपको इनसे फायदा मिलेगा। अब इन सब ने बता दिया तो थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं जिस सब्जेक्ट से हूँ तो उसी सब्जेक्ट से शुरू करता हूँ, और शुरू करने से पहले दो पंक्तियाँ। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जैसा कि बहुत सारे जो स्ट्रीम थी उनमें आपने सभी वक्ताओं को सुना। कॉमर्स में आपके लिए क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, क्या क्या अवसर हो सकते हैं, इस पे आता है। इन केस ऑफ कॉमर्स में आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं, इसके अलावा बीबीए कर सकते हैं, और बीबीए के बाद एमबीए भी करा जा सकता है, जो सभी की सभी कौन सी हैं, प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर आती है। इसके अलावा एक सीएमए ऑप्शन है, इसके अलावा सीएफए भी ऑप्शन है, और सामान्य अगर चाहें तो बीकॉम तो कर सकते हैं। बीकॉम में भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सामान्य आप बीकॉम कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप ऑनर से भी कर सकते हैं। ऑनर इन द सेंस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा एक ऑप्शन और होता है, आफ्टर 12th ही आप एक एग्जाम होता है, क्लैट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, क्लैट। ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इनके माध्यम से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है, और साथ में आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री कह सकते हैं, जिसको अपन लॉयर कह सकते हैं, वकील कह सकते हैं, वो भी बन सकते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ ही आपको इसकी भी स्टडी होती है। ये एग्जाम क्लेट के नाम से होता है। अपने राजस्थान में जयपुर ये राजस्थान यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी ये दोनों कंडक्ट करवाती है अलग अलग, और इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, पर ये शायद अप्रैल के आसपास से इनका नोटिफिकेशन आता है। नेक्स्ट अपन जाएं, बैंकिंग के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस किसी बंदे ने इकोनॉमिक्स या कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ा हो उनके लिए ये सेक्टर बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि एक जो पेपर होता है वो इसी से रिलेटेड होता है। इनोवेशन की अगर बात करें इसी कॉमर्स के अंदर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट के अंदर अपन देखें तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इनके अंदर एडवाइजर की पोस्ट होती है, इनको मैनेज करने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट सुना है क्या आपने, कैपिटल मार्केट इन द सेंस आपने शेयर बाजार सुना है, शेयर बाजार सुना है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। इनके किसी ने पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट को पढ़ा हो तो कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही इनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो हो सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटिंग और ऑडिटिंग के साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल पार्टनर के भी एक ऑप्शन होता है, जो अपन यूं कह सकते हैं कि स्पेशली फॉर इनोवेशन की अपन बात करें। साथ ही जब अपन बात करें इसमें गवर्नमेंट जॉब्स, देखें
कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन जो आपकी जॉब्स है उसके अंदर तो सभी जा सकते हैं, वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, उसमें तो या एग्रीकल्चर से बड़ा हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस जो आपकी जो एडम सर्विस होती है वो उनमें सब जा सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस की सर्विस है, कुछ बहुत सारी ऐसी हैं जिसके अंदर आप कॉमन जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो सारी जॉब्स होती हैं, आपकी जो ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, या ये सब जॉब्स हैं उसके अंदर सभी जा सकते हैं। लेकिन कुछ एक फील्ड ऐसी होती है जिसके अंदर केवल और केवल कॉमर्स वाले जा सकते हैं। जैसे एक आईएएस के इक्विवेलेंट एक एग्जाम होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, आईईएस या आईडब्ल्यूएस के नाम से जिसको अपन जानते हैं। इनकी भी सेम एज उसी प्रकार से नोट्स निकलती है जिस प्रकार से आईएएस की नोट्स निकलती है। तो यदि किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है तो वो इसके अंदर जा सकता है। इसके साथ ही सीएससीएस के लिए भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती रहती है। जो गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर अलग-अलग नोट्स निकलती है, या गवर्नमेंट की जो पीएसयू सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसको हम बोल रहे हैं, उनमें भी ये आपके पास ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक सेंटर के अंदर जॉब्स निकलती है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और कंपाइलर की जॉब्स निकलती हैं। पर ये सामान्यतः एसएससी जो होता है उनके बाद ऐसी जॉब्स आती हैं और उसमें भी आप लोग हैं वो जा सकते हैं। पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जो देश है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर भी करियर जॉब्स निकलती है। जैसे कंप्यूटर के नाम से निकलती है जिसको संगणक कहा जाता है। इसके साथ ही सहायक सांख्यिकी अधिकारी के नाम से जॉब्स निकलती है। इसके साथ ही सांख्यिकी अधिकारी के नाम से जॉब्स निकलती है। इसके साथ ही जैसे एग्रीकल्चर की बात करें अपन तो एग्रीकल्चर के अंदर भी आपकी एग्रीकल्चर के अंदर स्टैटिक्स की जॉब निकलती है, ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी के नाम से और सांख्यिकी अधिकारी के नाम से, दोनों स्टैटिक्स में भी होती है और आपके एग्रीकल्चर में भी होती है। ठीक है। इसके अलावा और कॉमन जॉब्स की बात करें जैसे अकाउंटेंट है, विभिन्न जो राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें निश्चित रूप से जहाँ अकाउंटेंट लगे हैं वो इससे आ सकते हैं। टीआरए पोस्ट होती है, तहसील राजस्व लेखा से भी आप इसके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिजली विभाग है, इसके अंदर 3 जॉब्स निकलती हैं रेगुलरली। कभी जूनियर अकाउंटेंट के नाम से निकलती है, कभी अकाउंटेंट के नाम से निकलती है और कभी अकाउंट ऑफिसर के नाम से निकलती है, जो स्पेसिफिक फॉर उन्हीं के लिए होती हैं जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है, कॉमर्स से पीजी किया है, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। ये इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। बाकी जो कॉमन जॉब्स होती है, टीचर हो वगैरह सब के अंदर आप नो डाउट सब में जा ही सकते हैं, कहीं दिक्कत है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड और इवन ये कह सकते हैं कि कॉमर्स के अलावा भी आपके किसी माइंड में रहा हो कि कोई चीज़ अगर नहीं दिमाग में नहीं आ पाई हो तो भी आप उससे पूछ सकते हैं। जैसे सर ने एक इनोवेशन जो बताई थी, कौन सी बताई थी, इसके अंदर आईटी के अंदर आईटी की मैं बात करूं तो देखिए आईटी में बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, जैसे कि वेब डेवलपर के और इसके अलावा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उनमें भी आप लोग हैं वो जा सकते हैं। कार्यक्रम भी अग्निगिरी में भावना जो इसके बारे में बताना चाह रही हैं, तो भावना। Principal sir, all teachers and dear students. First of all, thank you for giving me opportunity for sharing my view on this platform. I here today want to tell about different career options in our life, and the most important thing is to know for which occupation we are suitable for. The main idea for the day is to know our
We are made for someone wants to be a doctor, someone a teacher, someone scientist. So there are numbers of options to become successful. It is very important. We must know our capabilities. Thank you all of you for listening me patiently. और भी कोई बच्चा या स्टाफ इनसे संबंधित कुछ अपने विचार रखना चाहें तो आंतरिक है विश्वजीत शर्मा, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कोई ऑप्शन हो सकता है क्या, करियर बन सकता है कि इसके बारे में आपको बताएंगे श्री विष्णुजीत। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय प्रिंसिपल सर, महात्मा गांधी विद्यालय के गुरुजन और प्यारे छात्र और छात्राओं, पिछले लगातार आप 3 घंटे से सुन रहे हैं किसके बारे में, कैरियर के बारे में। और जितनी भी बातें इस मंच से बताई गई वो सारी की सारी आप लोगों को भी बताई गई कि आपको पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आप सरकारी नौकरी लगेगी। ये तो बात ही मोटी। नौकरी लगने के बाद आप क्या कमाएंगे? रुपया। अरे समझ में आ रही है ये बात? आ रही है ना? ये तो नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे और समझ नहीं रहे हो, समझ रहे हो ना? ठीक है। जैसा कि सर ने बताया पत्रकारिता के बारे में, पत्रकारिता एक ऐसा जॉब है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप 12वीं पढ़ने के बाद में पत्रकारिता में या तो स्नातक करें या स्नातकोत्तर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जो आपको घर बैठे किताबें दे देते हैं और परीक्षा भी की कॉपियां भी घर ही पहुंचा देते हैं और उसके माध्यम से भी आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप इस फील्ड में पत्रकारिता के फील्ड में जाना चाहते हो तो आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले। और जिस फील्ड में आप लिख रहे हैं, देखो पत्रकारिता भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रिंट मीडिया, एक होती है सॉफ्ट मीडिया। प्रिंट मीडिया में आपका रूप रंग कैसा है कोई मायने नहीं रखता, आपका नॉलेज कैसा है ये मायने रखता है। यदि आप सॉफ्ट मीडिया में जाना चाहते हो, सॉफ्ट मीडिया मतलब समझिए क्या, जैसे आप टीवी खोलते हो या मोबाइल देखते हो, समाचार बोलने वाला या यूट्यूब खोलते हो तो उसमें उसका चेहरा वगैरह पर्सनालिटी वगैरह बढ़िया होनी चाहिए, तभी लोग देखते हो सुनते हैं। साथ में उसके नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए उस क्षेत्र का। आप किस क्षेत्र की पत्रकारिता कर रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। आप सामाजिक पत्रकारिता कर रहे हो, सामाजिक मुद्दे उठा रहे हो, या फिर किसी आप अपराध की दुनिया में आप लेख लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड है। आपकी सोच कैसी है, आप किस वे में अच्छा लिखते हैं। यदि आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिस खबर पर भी फोकस कर रहे हैं उसके तमाम एविडेंस होने चाहिए। जैसे आप आज यहाँ आपका ये मेला हो रहा है, ये कल आप अखबार में पढ़ोगे कि महात्मा गांधी स्कूल में कैरियर मेले का आयोजन हुआ है, तो क्या पत्रकार घर बैठे छाप दिया, सीधा लिख दिया, बिना ये छाप दिया क्या? नहीं,
यहाँ के उसके पास एविडेंस होगी कि वास्तव में ये मामला हुआ है। प्रिंट मीडिया पर जनता का विश्वास होता है, जिसका कारण ये होता है कि प्रिंट मीडिया सबूतों के आधार पर लिखी जाती है। अच्छा रोजगार भी है इसके साथ में और आपकी अच्छी रेपुटेशन भी बन सकती है। इस क्षेत्र में आप कब आ सकते हैं? जब आपको लगे कि सरकारी जॉब वाला रास्ता आपको मिला नहीं है, तो आप अच्छा कैरियर भी इसमें भी बना सकते हैं। इसमें कोई ऑफिस या अलग से कुछ तड़का वड़का करने की आवश्यकता नहीं रहती है, आप घर बैठे भी अपना काम कर सकते हैं। बाकी आपका नेटवर्क कैसा है उस पर डिपेंड करता है। मेरे से पहले जितने भी वक्ता है उन्होंने बढ़िया से बढ़िया बातें बताई आपको। अब किसने किसके दिमाग में कौन सी चीज ठानी है? जैसे एक सर ने बताया था कि आप फौज में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। एक सर है उन्होंने बताया कि बैंक में जा सकते हैं। एक सर है उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो मोटिव है कि डॉक्टर बनेंगे हम? हाथ खड़े कर देंगे। जो आपको नॉलेज मिला है, कितने लोगों ने हाथ प्रेरणा दी कि मुझे डॉक्टर बनना है? नहीं। कितने लोग हैं आप में से जो ये चाहते हैं कि हमें फौज में जाना है? मतलब यहाँ से जो स्पीच मिला है उसका कुछ तो असर है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको बैंक में जाना है, बैंक में नौकरी करनी है? जैसे सर ने बैंक के बारे में काफी नॉलेज दिया था। कुल मिलाकर के समझ में ये आया, आप सबको अपने भविष्य के लिए रोजगार प्राप्त करके, चाहे वो गवर्नमेंट की फील्ड में हो या अन्य फील्ड में हो, आपको इमेज के साथ अच्छी पोजीशन के साथ रुपया कमाना है। और मैं एक कविता के साथ में रुपए के बारे में, कविता के साथ में जो मालूमात सुनाता रहता हूँ, उसके साथ में अपने शब्दों को विराम दूंगा। ध्यान से सुनना, कविता अच्छी लगे तो ताली लगाना लास्ट में, ठीक है? कहते हैं रिप्या थाली तीखी दाल, रिप्या थाली तीखी दाल, मर गया मुझसे खानादार। रिप्या थाली तीखी दाल, मर गया मुझसे खानादार। रूपली फल्ले तो रोई मती चले। जेठ अधिक भरी बरात, जेठ अधिक भरी बरात, बैठे नाचे सारी रात। बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसा खुदा तो नहीं है। अरे कविता पूरी नहीं हुई, पहले पैसा खुदा तो नहीं है, पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम पैसा खुदा से कम क्यों नहीं? अच्छी लगी क्या? जहाँ तक मैंने सभी लोगों को बड़े ध्यान से सुना, इस कैरियर मेले का सार मूल्य यही है कि आपको जम करके परीक्षा का समय आ रहा है, जम करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तभी आपने जो दिमाग में सपना बनाया है तभी पूरा हो पाएगा। सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर ना बात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपना कैरियर बना पाओगे। जहाँ आप सोच रहे हो वहाँ जा पाओगे, नहीं तो सुबह मुँह तो कभी वापिस इसमें जाएगा, नहीं सोच रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद। पत्रकारिता में कैसे कैरियर बना सकते हैं आप लोग, इसके बारे में भी बताया। हाँ, एक इसके मैं एक और ऐड कर देता हूँ। अपने राजस्थान सरकार ने भी पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोल रखा है, आप चाहें तो वहाँ से डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। आई थिंक शायद जयपुर के अंदर है और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम खोल रखा है। हरिदेव जोशी, हाँ हरिदेव जोशी। कार्यक्रम की अगली में हम मैं आंतरिक कर रहा हूँ प्रिंसिपल सर को कि गए आप सभी को नमस्कार। लंबे समय से आप वार्ताएं चर्चाएं सुन रहे हो। सभी ने अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताया, क्योंकि
जो सरकार का इस कार्यक्रम को रखने का मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि आखिर एक विद्यार्थी जीवन है, उससे विद्यार्थी बाहर निकलने से पहले अपने कैरियर के बारे में अवश्य सोच ले कि मेरा आने वाला समय, मेरा भविष्य किस प्रकार से मैं उसको मजबूत कर सकता हूँ। ऐसा एक विद्यार्थी यदि प्रण ले लेता है तो ये सरकार का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। अब आपको प्रत्येक या विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम बताए अपने जीवन, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कौन कौन से क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। ये शायद निश्चित रूप से आपने निर्णय कर लिया होगा, कर लोगे, लेकिन उन क्षेत्रों में जाने से पहले आपको अपने कैरियर के बारे में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपने जीवन में मुख्य रूप से उतारनी है, उनके बारे में मैं आपको बताऊं। एक तो आपकी किस क्षेत्र में रुचि है, उस पे आपको ध्यान देना है कि मेरी रुचि इस क्षेत्र में है। दूसरी बात, हमारी कमजोरी क्या है, अपनी कमजोरी का अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा अपनी ताकत क्या है, रुचि आ गई, कमजोरी आ गई, अपनी ताकत क्या है कि मैं किस ताकत के कारण से आगे बढ़ सकता हूं, क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को मैं आगे साबित नहीं होने दूंगा या जीवन में आगे उस कमजोरी को सुधारने का प्रयास करूंगा। इन बातों का आपको पता लगेगा। चौथी जो बात है इंपॉर्टेंट, वो है अपना लक्ष्य निर्धारण। जो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में मेरे पूर्व वार्ताकारों ने जनरल सेशन बोलते हैं। इसके अलावा कोई सर्जरी से हो तो या इसके अलावा कोई गायनोलॉजी से हो या अलग अलग आगे डिपार्टमेंट होते हैं, उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होता है। सामान्यतः अपन यदि मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना है, तो आपको एक एग्जाम देना होता है, जिसको कौन सा एग्जाम बोलते हैं, नीट का एग्जाम बोलते हैं, NEET नीट। और इनके माध्यम से यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपके पास MBBS की डिग्री मिल जाती है। और उसके बाद आगे पीजी का वो तो सेम ही प्रोसेस है कि आगे उसके अंदर जो पहले से डॉक्टर लगे हुए हैं वो एक्सपीरियंस के बाद पीजी कर लेते हैं और स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। पर बेसिक यही है कि आपको नीट क्लियर करना होगा, उसके बाद आप डॉक्टर बनना है। इसी में आई थिंक जो नीट का जो एग्जाम होता है उसमें फर्स्ट अपर वाले को आपके MBBS बनेंगे, उसके बाद जो मेरिट बनती है उसका डेंटिस्ट की बनती है, तो ऐसा ही उसके बाद बनती है डेंटिस्ट की, जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनकी। उसके बाद इसके बाद वेटरनरी मींस जो पशुओं के जो डॉक्टर बनते हैं उनकी मेरिट बनती है, तो उससे वो पशुओं के डॉक्टर बन सकते हैं। और आई थिंक आयुर्वेद का एग्जाम, आयुर्वेद वाले जो डॉक्टर होते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग है, आयुष डिपार्टमेंट बोलते हैं आई थिंक शायद उनको, और उनका उनसे जो डॉक्टर बनते हैं उनका प्रोसेस अलग होता है।
और इसके साथ ही नर्सिंग का उन्होंने बताई दिया कि जो बीएससी किया हुआ है वो नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा इनकम का भी उन्होंने बताया। इसके अलावा और भी स्कोप उन्होंने बताया कौन से कि एलटी की जो जॉब होती है, लैब टेक्नीशियन है, ये फार्मासिस्ट है, सीएचओ की भर्तियां हैं। निश्चित रूप से यदि कोई बायो से है जो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर के अपनी सर्विस पा सकता है। नेक्स्ट थिंग है योग के क्षेत्र में भी अपना कोई कैरियर हो सकता है या फिर किस प्रकार से जॉब पा सकते हैं, तो उनके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सूर्य प्रकाश जी शर्मा जी तो कि वो योग के माध्यम से किस प्रकार से कोई भी बच्चा अपना कैरियर बना सकता है, निश्चित रूप से वो बताएं। आज हम सभी करियर मेले के इस आयोजन में एकत्रित हुए हैं। योग के अंदर हम योग प्रशिक्षक, योग थेरेपिस्ट, योग चिकित्सक और योग विशेषज्ञ के रूप में अपन जा सकते हैं। 12th के बाद हमें योगा एंड थेरेपी का एक कोर्स होता है, वो करना होता है। पीजीडीवाईटी करना होता है और YMBS करना होता है, DNYS करना होता है। योग के क्षेत्र में भी हम आगे भविष्य के अंदर एक रास्ता देख सकते हैं। मैं योग प्रशिक्षक हूं अभी AHW भीमसर में। बालिका की जो ये बालिकाएं हैं वो तो मुझे जानती है, मैं आता भी हूँ योग करने के लिए वहाँ पे। देखिए योग के माध्यम से भी अपना कैरियर हम चुन सकते हैं। अभी सरकार ने एक नए विद्यालय स्थापित करे हैं पीएम श्री वाले, आपको किसी ने सुना हो। इन पीएम श्री विद्यालयों में और गवर्नमेंट ने पोस्ट भी क्रिएट की है स्पेशली इसके लिए योगा लाने के लिए कि उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को योग भी सिखाया जाएगा और उनके लिए पोस्ट क्रिएट करी जाए। तो निश्चित रूप से एजुकेशन में भी एक ये ऑप्शन है। इसके अलावा भी कई और ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। कहीं दूसरी जगह इनकी कई पोस्ट आती होगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन एक पोस्ट का मुझे कंफर्म आइडिया है। कार्यक्रम की अगली में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ताराचंद जी को कि वे और बच्चों को बात नहीं आप छोड़ो, जो भी जा रहा है छोड़ो आप। नमस्कार, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और फ्रेंड, मेरे साथी स्टूडेंट्स, आज की इस कैरियर मेले में हम आपको एक अग्निपथ स्कीम के बारे में बताना चाहते हैं। अग्निपथ से अग्निवीर बनता है आर्मी एयरफोर्स नेवी और उसकी क्वालिफिकेशन उसके फिजिकली फिटनेस के बारे में जो योग्यता है वो बताऊंगा। इसमें अगर आप दो साइड से जवान इन्वॉल्व होता है, एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में है वो 10+2, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और आर्ट्स का विषय उसमें कॉमर्स का विषय भी है और साइंस का भी। और टेक्निकल में जाते हैं तो कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है,
वो अनिवार्य रूप से लागू होगी। और एक क्लर्क में भर्ती होगी। क्लर्क में भर्ती होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए। अगर मैं उसके फिजिकली फिटनेस के बारे में बात करूं तो उसमें हाइट के अनुसार वेट भी होना चाहिए। तो 171 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए और 50 किलो वजन होना चाहिए। और आगे हाइट के अनुसार वजन को घटा बढ़ा सकते हैं। 4 साल की ये सर्विस है अगर यूनिवर्सिटी। पहले इसमें परमानेंट इनरोल होते थे, लेकिन आजकल टेम्परेरी इनरोल किया जाता है 4 साल के लिए। उसके बाद में फिर आपका फिजिकली और रिटन टेस्ट होके 25% को परमानेंट किया जाता है और 75% आउट हो जाता है। उनको सिविल विभिन्न प्रकार के जॉब तो उसमें अगर 4 साल में खुदा ने खास कोई घटना घटती है तो जो परमानेंट पहले से नोट होते हैं उतना बेनिफिट पूरा मिलता है। वो उसको शहीद का दर्जा भी मिलेगा, 48 लाख रुपए मिलेंगे। अगर 4 साल करके आप आउट होते हो तो आपको 25 लाख अप्रोक्सीमेटली रुपया दिया जाएगा। 4 साल में जब आप सेवा लगते हो सर्विस करते हो तो फर्स्ट ईयर में 30,000 पर मंथ प्लस अलाउंसेस। फर्स्ट में विभिन्न प्रकार के अलाउंसेस भी होते हैं, जिसमें फील्ड अलाउंस है, हाईएज अलाउंस है, हिल्स अलाउंस है, राशन अलाउंस है और भी कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो कई प्रकार के अलाउंस भी मिलते हैं। तो फर्स्ट साल में 30,000 रुपये पर मंथ है प्लस अलाउंस अलग से होते हैं। सेकेंड ईयर में दूसरी ईयर में 33,000 है प्लस अलाउंसेस है। तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 रुपये पर मंथ प्लस अलाउंसेस, लगभग डबल हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये स्कीम अच्छी है क्योंकि अगर 4 साल करके भी आता है तो उसमें फिजिकली और माइंडली कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। कुछ सिविल में आके कोई जॉब कर सकता है, अदरवाइज 25 लाख रुपए मिलते हैं उससे कोई बिजनेस भी कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सिविल के सर्विसेज हैं उनमें 10% कोटा किया हुआ है, तो वो भी उसको एक्सेस कर सकता है। इसमें 4 साल में किसी कोई घटना घटी और फुटफोट हो गई, डिसेबिलिटी हो गई फिजिकल रूप से, तो भी बेनिफिट पूरे लागू है, आपको पेंशन मिलेगी। और बता रहे सर इस परसेंटेज को बढ़ा दिया, लेकिन अप्रूवल अगर आया और अच्छी बात है कि 75% परमानेंट करने की बात चल रही है, हो गया तो अच्छी बात है, अच्छी स्कीम है। और इसका किसी राजनीतिक रूप से इसको ज़्यादा वो ड्राइव कर रहे हैं, जो 25% रहेंगे वहाँ पे तो वो भी उनमें से चुनते रहेंगे, तो वो आगे जो पोस्ट बचेगी वो भी मजबूत रहेगी और जो आएंगे तो अपना अल्टरनेटिव दूसरा जॉब ढूंढ सकते हैं। तो 12वीं क्लास के बच्चे विशेष करें उनको ये बताना चाहूँगा कि इसके इनरोल होने के लिए, भर्ती होने के लिए किस प्रकार से भर्ती होता है। 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर फिजिकल होता है। तो अगर आप फिजिकल में रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग होती है और 1600 मीटर में किलोमीटर में 1600 मीटर हो गई ना 1.6, तो वो 60 नंबर की होती है। 40 नंबर की पुलअप बोलते हैं, जिसको बीम बोलते हैं, उनके 40 नंबर की बीम होती है। अगर 10 निकालोगे तो 40 पूरा मिलेंगे, अदरवाइज उसमें कम निकालोगे तो कम मिलेगी, 9 निकालोगे तो 31 मिलेगा, 8 निकालोगे तो 27 नंबर मिलेंगे।
इस प्रकार से 7 निकालोगे तो और करना है और मिनिमम 6 निकाल ली, 6 से ऊपर होना चाहिए। 7 हो गए ग्राउंड में। 100 नंबर का हो गया रिटन टेस्ट। आज इतनी वर्षों में टेस्ट पहले होता है, पहले बाद में टेस्ट हुआ करता था, लेकिन आज के इस वर्तमान में पहले रिटन टेस्ट होता है 100 नंबर का। और अगर आप उसमें से पूरे नंबर लेते हो उसमें मात्र 100 नंबर पूरे मिलेंगे डाउन टेस्ट के हिसाब से, तो आप क्वेश्चन उस हिसाब से। तो 100 नंबर का टेस्ट है। उसके बाद में अगर आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद में आपको ग्राउंड में बुला जाए और रनिंग होगी। रनिंग के बाद में आपका जो बीम होगी, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपकी जो मैच बनेगी ग्राउंड की और टेस्ट रिटन टेस्ट की 200 टोटल हो गए, उसकी मैच बनेगी, उससे सिलेक्शन होता है। तो अच्छी स्कीम है और आप भविष्य बना सकते हैं। थैंक यू। श्री दानवंती ने आपको डिफेंस में आप किस प्रकार से जा सकते हैं, कौन कौन से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से बताया। इनमें एक जॉब और होती है जो मैं बता दूं आपको। एक होती है आर्मी टेक्निकल की भर्ती होती है। टेक्निकल मींस जो पीसीएम पढ़ा हुआ है, पीसीएम मींस 12th में साइंस है और साइंस में भी क्या रहा है, मैथ्स रहा है, वो उसके अंदर जा सकता है। तो उनके लिए वो थोड़ी अच्छा ऑप्शन होता है। इसके साथ ही ये जो डिफेंस की जो जॉब्स होती हैं, इनके अंदर स्पोर्ट्स के माध्यम से भी जा सकते हैं। स्पोर्ट्स के माध्यम से आपने किसी में मान लो स्टेट खेला है, नेशनल खेला है, तो इनकी विशेष भर्ती होती है। इनकी जो ये गेम्स होती है, गेम्स के बेसिस पे होती है। पर्टिकुलर गेम्स के अंदर आएगी वो। आपने जिस किसी भी गेम से स्टेट या नेशनल लेवल पे खेले हैं आप, तो वो आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप गेम्स के माध्यम से भी आप डिफेंस में जा सकते हैं। कार्यक्रम की अधिकारी में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सत्यनारायण जी को, कि वे भी आपको निश्चित रूप से बताएंगे कि कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं। वे देश की इंग्लिश साथी को मंच पे बैठे हुए अपने अपने फील्ड के विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मेरे से पहले सभी विद्वान साथियों ने अपने अपने फील्ड के बारे में बताया, आशा करता हूं कि आपने वो ध्यान से सुना होगा। मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एकदम शुरुआत से बताने वाला हूं। मैं मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे मैं एक सवाल करता हूं कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं। कोई भी बच्चा, एक बच्चा खड़ा होकर इस बात का जवाब देगा कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं। एक बच्चा खड़ा होकर क्या मैं ये समझूं कि किसी को ये पता नहीं है कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं? क्या ये काम है भी विद्यालय में जाना ही है? हमसे पहले हमारे माता पिता जाते थे, हमारे आस पड़ोस के सब बच्चे जाते हैं, तो हमें भी जाना है। संडे के दिन घर आना है और बाकी दिन विद्यालय जाना है। हम विद्यालय क्यों जाते हैं ये बताइए। देखो, बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। मैं आपको इसी शिक्षा में जो विद्यार्थी के जीवन में जो 2 पड़ाव होते हैं ना, उसके बारे में बताने वाला हूं। जब हम फर्स्ट क्लास में केजी में एडमिशन लेते हैं, हमारे साथी बनते हैं, 10th क्लास तक वो साथी रहते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जैसे ही हम 10th क्लास पास करते हैं ना, हमारे कुछ साथी अलग अलग होने लगता है। मेरे पड़ोसी ने साइंस ली 11वीं पीसी, कोई लेता है पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कोई कहता है मैं सीए करूंगा जो कॉमर्स में, कोई सबसे पीछे है 43-45% वाला बोला आर्ट्स में है, ठीक है आर्ट्स में स्कोप अच्छा है, बिछुड़ जाता है ना अपने साथी, अलग अलग हो जाते हैं ना। और अक्सर हमारे यहाँ एक परंपरा बनी हुई है कि जो सबसे इंटेलिजेंट है वो साइंस लेगा, मैथ लेगा, मीडियम है वो बायो लेगा, सबसे कमजोर है वो आर्ट्स लेगा। अक्सर ऐसा होता है, ये रिवाज ट्रेडिशन। लेकिन क्या आर्ट्स वाले सबसे कमजोर स्टूडेंट होते हैं? वो बुद्धिहीन होते हैं। आर्ट्स लेना बुद्धिहीनता की निशानी है और मैथ लेना एकदम जीनियस स्टूडेंट की निशानी है। अपन आज इसी विषय में बात करते हैं। वो जो अपनी जिंदगी में 2 पड़ाव आते हैं ना, एक पड़ाव तो 10th के बाद जो मैंने आपको बताया, एक आता है जब हम 12th में, कोई बच्चा बायो से पास करता है, कोई मैथ से पास करता है, कोई कॉमर्स से, कोई आर्ट्स से। अब एक पड़ाव उसमें रहता है, आखिर हम क्या करें? 12वीं बायो के लिए नीट का ऑप्शन होता है, 12वीं मैथ के लिए जेईई, AIEEE एडवांस वगैरह जो बड़े कोर्स है वो, 12वीं कॉमर्स वालों के लिए सीए वगैरह की तैयारी होती है, आर्ट्स वालों के लिए BSc, BA या फिर 4 वर्ष से इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होता है। अलग अलग कोर्स हो जाते हैं और जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज खड़ा रहता है, आखिर में क्या करूं। कई बार अपने साथियों के प्रेशर में, मेरा साथी BSc कर रहा है, ठीक है मैं BSc कर रहा हूं, मेरा साथी नीट की तैयारी करने के लिए कोटा चला गया, घर वालों ने मेरे पे प्रेशर बनाया, ठीक है वो जा रहा है तू भी जा, इच्छा नहीं है पर वो पड़ोसी चला गया ना, एक प्रेशर रहता है कि तू भी जा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि लास्ट तक वो कुछ कर नहीं पाते, एक फैसला नहीं ले पाते और फिर वो कहते चलो बीएड कर ले, 4 वर्ष टीचर तो कर ही जाएंगे लास्ट ऑप्शन। अक्सर ऐसा होता है क्यों? आप एक बार जो 10th क्लास पास किए जिन बच्चों ने, वो एक बार कंफ्यूज हुए नहीं हुए सब्जेक्ट लेने के लिए, मदद ली ना अपने टीचर्स की ली, अपने पेरेंट्स की ली, अपने से जो बड़े हैं उनकी ली, एक बार तो कंफ्यूज हुए, एक बार फिर कंफ्यूज हो गए। जब 12th क्लास पास करो, ठीक है ना। तो आज मैं 3 बच्चियां जो एक चार्ट बनाया है, प्रियंका, खुशबू और आरती दिखा रहा है। बालिका वाले बच्चे थोड़ा सा आगे आ जाए, आप काफी दूर बैठे हो, याद रखें। आज अपने कैरियर के बारे में बात करेंगे ना, तो 2 तरह के कैरियर होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल कैरियर, ट्रेडिशनल में जैसे टीचर बनना, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना। एक नॉन ट्रेडिशनल कैरियर, आपको पता है आजकल जो बिहार के जो बैंक मैनेजर हैं, निश्चित रूप से वो बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं या क्या
कौन कौन जा सकते हैं इस सेक्टर के बारे में आपको निश्चित रूप से अवगत कराएंगे श्री विजय सिंह। नमस्कार। यहाँ पर विराजमान सभी अध्यापक और अलग अलग विभाग से आए सहायक जो यहाँ पर विराजमान है, सब करता हूँ, सब प्यारे बच्चों। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं बड़ौदा क्षेत्रीय ग्राम बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। बैंक ऐसी संस्था है जो आम इंसानों का पूरा ध्यान रखती है, जिस प्रकार उनके पैसों का, उनकी जरूरतों का सबका ध्यान रखती है। आप सभी के खातों में सबके खाते हैं बैंक में? हाथ में लगा किसके हैं? अभी भी कुछ बाकी रह रहे हैं मुझे। तो कभी बैंक विजिट करी आपने सबने? देखा है बैंक को? चलो बढ़िया। बैंक के बारे में विस्तार से बताता हूँ। मैं बड़ौदा क्षेत्र में बैंक से जो एक आरआरबी है, आरआरबी का गठन 1973 में हुआ था, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मैं कैसे समझाना चाहूँगा आपको कि पहले आपके जो पूर्वज थे, किसान हैं, जो ज्यादातर किसान ही थे, वो अपने जमीन में फसल बोने के लिए पैसा लेते थे जमींदारों से, जो उनको बोर पे सैकड़ा या 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से दिया करते थे। तो उस प्रथा को खत्म करने के लिए आरआरबी का गठन हुआ था, रीजनल रूरल बैंक का, जो हर क्षेत्र में खोला गया था, जिससे उनको पैसा इजीली मिल सके। बाद में धीरे धीरे चलते ये अच्छा बैंक डेवलप हुआ। अब कमर्शियल बैंकिंग के कार्य करता है, जिसमें आपके पैसे जमा होते हैं, आपको निकालने पड़ते हैं, एफडी बनाते हैं, आरडी करते हैं और कई प्रकार के लोन दिए जाते हैं जो आपकी जरूरतों के हिसाब से होते हैं। बैंक में सिलेक्शन के लिए IBPS का एग्जाम होता है, जिसमें आप तैयारी करके पेपर देके इंटरव्यू देके सिलेक्ट होते हो। और किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, मैं उनको क्लियर कर सकता हूँ। कुछ जानना हो किसी को भी बैंक के बारे में, आपने देखा बैंक गए हो कुछ ना कुछ तो होगा, बोलो। कोई नहीं, कोई क्वेश्चन पूछो। बैंक में गए हो ना, सब गए हो, आपके हम सब बैंक में गए, तो क्या क्या देखा आपने बैंक में? चलो वही बता दो किसने क्या देखा। पूछो आप, बैंक की जॉब भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हो आप, कुछ भी जो भी कंडीशन का हो। अभी मौका है, आगे करियर बनाना है, सब कुछ करना है। 12th के बच्चे भी होंगे यहाँ पर, कॉमर्स वाले, 12th के कॉमर्स वाले। रेपो रेट के बारे में बताओ, रेपो रेट के बारे में बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दो प्रकार की रेट होती है। रेपो रेट का मतलब होता है कि आरबीआई जो पैसा अपना उधार देती है, और रिवर्स रेपो रेट होती है जो लेती है बैंकों से। ये ओवरनाइट में होता है। रेपो रेट का मतलब होता है कि उसने 0.25% कम किया है। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि अब जो इंटरेस्ट रेट होंगी होम लोन की, कार लोन की या अन्य लोन की, वो रेट कम होगी, क्योंकि आरबीआई ने उसमें कटौती करी है। पहले लोन लिया उसमें कटौती होगी आपकी, लेकिन वो कटौती कब तक होगी जब रिव्यू का टाइम आएगा। हर लोन का रिव्यू टाइम 1 साल का होता है। मान लो आपने जुलाई में लोन लिया है और उसकी अगर इंटरेस्ट रेट सितंबर में कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सितंबर में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, अगली जुलाई में ही कम होगी। पूरे 1 साल का रिव्यू पीरियड रहता है बैंकों का, वो एक लॉकिंग पीरियड की तरह काम करता है। और कुछ क्वेश्चंस? ये
बैंक का माध्यम चुनने के लिए सर ने पूछा है कि बैंक का माध्यम किस प्रकार चुन सकते हैं। बैंक का माध्यम चुनने के लिए बच्चों आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बैंक की तैयारी होती है, बैंक के एग्जाम अलग अलग आजकल बैंक अलग अलग कंडक्ट करवाती है, जैसे एसबीआई अपना एग्जाम अलग कंडक्ट करवाती है, बीओबी अलग कंडक्ट करवाती है, पर कुछ बैंक नेशनल बैंक ऐसी है जो अपना एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाती है, जिसे आईबीपीएस कहा जाता है। आईबीपीएस के तहत कमर्शियल बैंकों का एग्जाम होता है, आईबीपीएस के तहत भी रीजनल रूरल बैंकों का एग्जाम होता है। उस एग्जाम में आप का पहले प्री एग्जाम होता है ऑफिसर्स के लिए, और उसके लिए फिर मेन एग्जाम होता है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। क्लरिकल के अंदर इंटरव्यू नहीं होता है। क्लरिकल में से मतलब है कि जैसे कैशियर होते हैं बैंक में, जब आप कैश लेने जाते हो तो एक पिंजरा सा बना होता है जिसमें कैशियर बैठा होता है, वो हमारी क्लरिकल पोस्ट होती है जो कैश का लेन देन करवाते हैं। उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, आधिकारिक पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है। आप ग्रेजुएशन के बाद इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपने भले बीए किया हो, बीकॉम किया हो या फिर बीटेक किया हो, किसी प्रकार का ग्रेजुएशन किया हो, बैंक सब अलाउ करती है ग्रेजुएशन। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। बैंकिंग के बारे में आप लोगों को बताया। देखिए बैंकिंग के अंदर आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास ऑप्शन होते हैं। एक तो क्लरिकल गार्डन से आपकी आईबीपीएस से एग्जाम होता है, दूसरा पीओ गार्डन से एग्जाम होता है, और तीसरा स्पेशलिस्ट से होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो पर्सन हु हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्टिकुलर, उसके लिए जैसे मान लीजिए सी हो सकता है, सीएस हो सकता है, या फिर अन्य कोई इस प्रकार के जो स्पेशलिस्ट उसके अंदर आते हैं। ठीक है, और इनमें भी ये आपका एसबीआई है वो अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। दोनों ही आप चाहे वो स्पेशलिस्ट का हो, चाहे वो पीओ गार्डन का हो, या फिर क्लरिकल गार्डन। अदर जो बैंक्स जिनको हम बोलते हैं नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं, उनकी टोटल वर्तमान की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, उनका एक ओपन रिक्रूटमेंट होता ही है जो उनको सर ने बताया कि आईबीपीएस के माध्यम से होता है। और इसके साथ ही आरआरबी के जो पोस्ट निकलती वो भी इसी के अंडर से आती है। ठीक है, सभी चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो जा सकता है, बट बेनिफिशियल रहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने या तो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, या बैंकिंग पढ़ा है, या यूँ कह सकते हैं कि कॉमर्स पढ़ा है। उन लोगों के लिए एक सब्जेक्ट का बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मोटे रूप से जो 4 सब्जेक्ट आते हैं वो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, और जीएस जो आता है वो इकोनॉमिक्स और बैंकिंग का आता है। कुछ ही क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पे भी आते हैं, तो उन लोगों के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जिन लोगों ने कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया हो, उनको फायदा रहेगा। नेक्स्ट मैं वार्ता करके मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री योगेंद्र जी जाटवाली, जो नर्सिंग ऑफिसर हैं। श्री योगेंद्र जी जाटवाली। सबसे पहले तो मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित आपके प्रिंसिपल मेरे बड़े भाई प्रेमचंद जी जाटवाड़ी, साथ ही स्टाफ उर्मिला जी और बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सालासर से मैनेजर साहब सत्यनारायण जी लेक्चर साहब, मंच के सामने गुरुदेवगढ़ और सामने बैठे छात्र शक्ति, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं योगेंद्र चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर पीएचसी साहब। ये जो आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार कैरियर मेले का आयोजन किया गया है, ये कैरियर की शुरुआत आपकी प्रथम कक्षा से लेकर आप जहाँ तक करते हैं वहाँ तक अलग अलग क्षेत्र के अंदर आपकी जो सोच, आपका अध्ययन का तरीका और जिस लाइन के अंतर्गत आप जैसे अलग अलग विषय चुन के आप जाते हो, अलग अलग प्रकार से होता है। मैं आपके समक्ष चिकित्सा विभाग
के कैरियर और चिकित्सा विभाग के अंदर कौन से कोर्स है जो कौन सी कक्षा करने के बाद में आपको किस लाइन के अंदर जाना है उसके बारे में छोटे से सुधार रूप में बताता हूँ। जैसे इस सेक्टर के अंतर्गत चिकित्सा सेक्टर के अंतर्गत आप 12वीं कक्षा आर्ट्स या साइंस से उत्तीर्ण करते हो तो जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट तो अवेलेबल रहता है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के अंतर्गत। बीएससी नर्सिंग किया हुआ बच्चा राजस्थान के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर तो बनता ही बनता है, ऑल इंडिया के अंतर्गत एम्स के अंदर भी नर्सिंग ऑफिसर बनता है। और जो आर्ट्स से किया हुआ बच्चा 12वीं आर्ट्स से किया हुआ बच्चा जो राजस्थान के अंतर्गत जीएनएम का कोर्स करता है वो राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होती है उनके सेलेक्ट होने के लिए उनकी ये योग्यता रहती है। दूसरा फील्ड होता है जैसे लड़कियों के लिए एक कोर्स होता है एएनएम का कोर्स। ये एएनएम का कोर्स 2 वर्ष का पहले 1.5 वर्ष का होता था, अब ये कोर्स केवल है 2 वर्ष। 2 वर्ष जो लड़कियां इस कोर्स को 12वीं पास करने के बाद में करती है तो वो हल्के माध्यम के अनुसार अपने घर की स्थिति के अनुसार ये इस कोर्स को करके और एएनएम जो होती है वो बन जाती है। इसके बाद में बात करूं तो 12वीं साइंस के बाद में बहुत प्रकार के कोर्स होते हैं जो चिकित्सा विभाग के अंतर्गत चलते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन का, रेडियोग्राफर का, ईसीजी टेक्नीशियन का और अपने फार्मासिस्ट का, नर्सिंग का, एएनएम का, जीएनएम का, अलग-अलग अभी एक सरकार ने एक पोस्ट क्रिएट की है सीएचओ भी बनते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। वो तो यानी शिक्षा विभाग के बाद में जो दूसरा सीधा बड़ा महत्व है वो चिकित्सा विभाग है और इस विभाग के माध्यम से आप अनेक फील्ड के अंतर्गत अलग-अलग विभाग जैसे टेक्नीशियन और अन्य सर्वेंट के अंतर्गत अपना आप कैरियर बना सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम 12वीं पास साइंस से हो तो और भी अच्छा है और यदि आर्ट्स से भी कोई करता है तो जैसे मान लो नर्सिंग के अंतर्गत जाकर वो नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा आप जैसे मान लो आपको एमबीबीएस की 12वीं के पास में करनी है तो अभी जो नीट का क्लियर करके नीट को फाइट करके ही आप एमबीबीएस में जा सकते हो और डॉक्टर भी बन सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो। साइंस वाले यार वाले आपका जैसे मान लो सीधा आप जैसे यहाँ जो 150-200 बच्चे बैठे हैं, लगभग बच्चे अस्पताल में जाते हैं, दवाई के लिए जाते हो नहीं जाते हो? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा बैठा है जो मेरे पास नहीं किया और 1 ट्यूब दे दो 2 ट्यूब दे दो, ये आपकी भाषा नहीं है। जाते हो नहीं जाते हो? कई बार तो ये भी कहते हैं कि मैडम क्यों गई है तो देखो सरल शब्दों के अंदर डॉक्टर बनने का तरीका तो है जैसे मान लो कि आप यहाँ हो, यहाँ से बहुत जैसे मान लो 10वीं क्लास का जो इंटेलिजेंट बंदा होता है, 10वीं क्लास का जो बहुत होशियार लड़का होता है या लड़की होती है वो फाउंडेशन लेके 11वीं और 12वीं दोनों 11वीं और 12वीं में फाउंडेशन के साथ साथ नीट का एग्जाम देके वो क्लियर करता है। जैसे अभी 720 नंबर की नीट की वो रैंकिंग चलती है उसमें से लगभग 600 से अबव जो स्कोर करता है उसका नीट के अंतर्गत राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत सिलेक्शन होता है, उसको राजस्थान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज अलॉट होती है। 5 साल का उनका वो उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में वो फिर वापस से राजस्थान सरकार की जो एमओ की परीक्षा है वो परीक्षा देकर डॉक्टर बनता है। यदि वो सिर्फ 5 साल डिग्री करके आया तो वो प्राइवेट क्लिनिक खोल सकता है। राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो सीएससी पीएससी मेडिकल कॉलेज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर लगने के लिए उसको राजस्थान सरकार की एमओ की परीक्षा फाइल करनी पड़ती है। एमओ के 3 साल के एक्सपीरियंस या सीधी पीजी की परीक्षा के बाद में वो सर्जन पीडियाट्रिक सर्जन बच्चों का अलग-अलग हड्डी रोग विशेषज्ञ के अलग-अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जा सकता है और उसे भी उनके बहुत ऊंचे लेवल होते हैं, उन लेवल के अनुसार बहुत बड़े वरिष्ठ डॉक्टर बनते हैं। उनकी भी आप बायोलॉजी के माध्यम से आप इसको बना सकते हो। धन्यवाद।
के आधार पर अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करना भी मूल उद्देश्य है। उसके अलावा जो भी अपने जीवन में अपन कैरियर चुने, वो कैरियर अपनी पसंद का होना चाहिए, अपनी रुचि होनी चाहिए, उसमें अपन खूबसूरती, अपनी खूबसूरती झलक सके, ऐसा कैरियर अपने को बनाना है। और अपना जो लक्ष्य निर्धारण करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत भी आपको करनी होगी, तब अपना लक्ष्य वो प्राप्त होगा। अगली जो बात है, कई बार अपने से गलती भी हो जाती है, कमजोरी भी झलकती है। अपने जीवन में अपनी गलतियों से सीखना है। अपनी गलती है, अपनी गलतियों से अपने जीवन में अपन को सीखना है, यानी अपनी गलतियों से सीखो। जो गलती हो गई वो गलती दोबारा न हो, अपनी गलतियों से सीखना है। लोगों से आप मदद ले, चलो बातें नहीं, बात को करें। आप सभी दिखाई दे रहे हो, बात जो बात यहाँ से बोली जा रही है उसको सुना। लोगों की मदद लेना भी आपको सीखना है। किस प्रकार का आपको कैरियर चुनना है, कौन से क्षेत्र में जाना है, अपने शिक्षकों से, अपने बड़ों से, या उस क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा किया है उनसे आप पूछ सकते हो, उनसे आप सहायता ले सकते हो। सदैव जीवन में पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, नकारात्मक सोचते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। आत्मचिंतन, आप क्या कर रहे हो? आप अपने लक्ष्य के बारे में जो सोच रहे हो, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य में आपको कितनी सफलता मिली है, किस मुकाम तक आप पहुंच पाए, उसके बारे में आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अपने जो कैरियर की यात्रा या लक्ष्य निर्धारण किया है, उस लक्ष्य में जोखिम भी उठानी पड़ सकती है, तो जोखिम उठाने के लिए भी आप तैयार हो सकता है आप सरकारी क्षेत्रों में न जाकर के उद्योग धंधों में, या अपने व्यवसाय को आपने चुना तो उसमें अनेक प्रकार की जोखिम भी हो सकती है, तो जोखिम उठाने के लिए भी आपको तैयार रहना है। अनुसंधान करें, नए नए तौर तरीके निकालें कि इस मुकाम को, इस लक्ष्य को मैं कैसे, कौन सी यात्रा के तहत मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ, कितना आगे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे को चलना होगा। तो अनुसंधान करें, नए नए आप कौशल विकसित करके अपने लक्ष्य, अपने कैरियर को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। आप अपने के साथ, आप बड़ों के साथ, या आप अपने मित्र पर व्यवहार करने वाले या मित्रों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, इस पर भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। समय का सदैव सदुपयोग करना है। अभी परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम श्री मोदी जी के द्वारा बताया जा रहा था कि समय का किस प्रकार से अपन सदुपयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करो, आप समय का सदुपयोग करते हैं। और ऐसा सोचो कि आज मेरे को नहीं क्या करना है। छोटे छोटे काम आप जब प्रतिदिन करने लग जाओगे तो एक आप अपना लक्ष्य है वो पूरा कर सकोगे। अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहे और कड़ी मेहनत करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
धन्यवाद। अब जो आपने जो वर्ड चार्ट बनाए, मॉडल बनाए, वो आप प्रस्तुति के लिए आगे आ सकते हो। जिनने बनाए उनकी सामूहिक रूप से स्टाफ साथियों के साथ में फोटो हो जाएगी और टाइम क्योंकि ज़्यादा हो रहा है जल्दी जो घोषणा करने में आने गए हैं आप लोगों के साथ सभी आ गए। पोस्टर को लेते हुए नागिका से सभी पोस्टर को लेते हुए नागिका से सभी एक पोस्टर को एक ही व्यक्ति लेकर एक स्टूडेंट लेकर नहीं तो फिर क्या आएंगे नहीं। एक पोस्टर को एक स्टूडेंट लेकर या फिर दो स्टूडेंट